ये शायद मैं आज यहाँ चौथी बार आ रहा हूँ, और हर बार आता हूँ तो हर बार नए नए लोग मिलते हैं, और समहाउ मेरे अंदर जो स्किल्स हैं वो पीपल्स स्किल हैं। मुझे लोगों से मिलने में बड़ा मजा आता है। तो आप सबको मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ खड़े खड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसके लिए मैं परम पूज्य दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप ऐसा वाला मुझे मौका देते हैं, और इतनी अच्छी टीम पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग हैं, पूरे से तो नहीं, कुछ भारतवर्ष से यहाँ लोग हैं, तो वो सब आए हैं और सब वो समझेंगे, एक दूसरे को हम पहचानेंगे, हमारी संस्था क्या काम कर रही है, किसके क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहे हैं, वो सब आप सीख रहे हैं। इस मामले में आप सब लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पिछले 8-10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी शायद उतना नहीं पता होगा जितना आपको 4 या 5 दिन में पता चल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया वाली बात है, और आप लोग सही जगह सही समय पे सही नेतृत्व के साथ हैं, ये बहुत बढ़िया वाली बात। तो मैं सोच रहा था बहन जी, ऐसा ही शायद हमें कुछ अपने एम्प्लॉयज के लिए भी करना चाहिए, एक इंडक्शन प्रोग्राम, तो सब लोग आके थोड़ा थोड़ा बताएं, तो उनकी भी थोड़ी जानकारी अच्छी होगी और आप लोगों से भी अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शुरू करते हैं। नाइस। तो आज मैं जो बताने वाला हूं, आज मैं पूरा ये प्रेजेंटेशन लगभग 2 हिस्से में बांट के रखूंगा। एक तो शुरू में आप कुछ स्लाइड्स वगैरह देखेंगे, आप ये समझेंगे, और मैं एटलीस्ट समझाने का प्रयास करूंगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स के लिए, वैज्ञानिकों के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम करने का तरीका तो बहुत अच्छी बात है, पर काम करने का तरीका वही क्यों है, वो बहुत जरूरी है। और जितने हम प्रश्न पूछते हैं, हम उतने आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रश्न पूछने की जो आदत है, वो ही हमें सच पूछे इंसान बनाती है। आपने किसी जानवर को प्रश्न पूछे देखा है? नहीं ना, इंसान हमेशा पूछते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हो, और उसे मजाक मजाक में वकील का नाम दे देते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जितने हमारे पास प्रश्न होते हैं, उतने ज्यादा हमें नया नया सीखने को मिलता है। मेरी जो पीएचडी एडवाइजर रहे, उनका एक बड़ा अच्छा क्वेरी था, और बड़ा अच्छा उनका एक कमेंट आता था। वो ये बोलते थे कि देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन। मतलब कि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, हम इसलिए नहीं पूछते कि अगर हमने एक प्रश्न पूछा तो सामने वाले लोग ये सोचेंगे ये कितनी बेवकूफ है ना, इसका भी नहीं पता। राइट। तो उनका ये कहना था, मैथ्यू, उन्होंने कहा था कि दुनिया में शायद कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो स्टूपिड क्वेश्चन है, पर अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हो तो आप स्टूपिड जिंदगी भर बने रहते हो। तो इसीलिए जो भी प्रश्न है वो पूछते रहने चाहिए। आज इस प्रेजेंटेशन के बाद भी कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, और बाकी आप आपस में भी पूछते रहिए कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे चलने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा जिसका नाम है रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। ये थोड़ा सा कैंची लाइन है, मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि आप लोग थोड़े से सोचे कि यही क्यों हो रहा है, और जब तक हम ये स्लाइड्स खत्म करेंगे तब तक मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल गुड। तो मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेता हूं ताकि जो लोग थोड़े हिंदी भाषी हैं, अहिंदी भाषी हैं, वो थोड़े उससे कनेक्ट कर पाएंगे। सो एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड नेचुरल ड्रग डेवलपमेंट, रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और उससे पहले ऑफ कोर्स एज ऑलवेज पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करेंगे, और जोर से ओम बोलेंगे ताकि आवाज वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, So Patanjali Research Foundation is blessed to have the blessings from स्वामी जी and आचार्य जी। हम डेली बेसिस पे हम उनसे ब्लेसिंग लेते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, और जो काम हम पूरे ट्रस्ट में करते हैं, आज का थोड़ा सा लेखा जोखा मैं आपको दूंगा। ये जो लेबोरेटरीज हैं, ये 2017 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, और ये जो लैब्स हैं, इनका जो पूरी एक साइंटिस्ट की टीम है, और ये पूरा एक परिसर है जहां पे हम ऐसे रिसर्च करते हैं। ये बहुत अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स हैं जो मॉडर्न प्रैक्टिस और एंशिएंट साइंस के बीच के गैप को भरने के लिए बनाई गई हैं। ये शायद दुनिया में अपने टाइप की अकेली लिटरली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं जहां हम रिसर्च करते हैं आयुर्वेदा पे और योगा पे। आयुर्वेदा के बारे में आप काफी लोग जानते हैं, योगा के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो जो थोड़ा सा रिसर्च है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो सब इन्हीं लैब्स में होता है। और साइंटिस्ट के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज होती है वो होते हैं इक्विपमेंट्स, मशीनें, टेक्नोलॉजीज, जिनको आम भाषा में हम टॉयज कहते हैं, खिलौने।
तो जितने ज्यादा खिलौने हमारे पास होते हैं उतने ज्यादा हम लोग खुश रहते हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन खिलौने, मतलब टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट हमारे पास हैं, और शायद कहीं भी किसी भी फार्मा लैब में भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते हैं जैसे कि हमारे पास होते हैं। तो उस टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के लिए, उस टेक्निकल सुपीरियरिटी के लिए या तो हम फार्मा वर्ल्ड की लैब को मीट करते हैं या फिर हम उनको बीट करते हैं, कि इतना कुछ होता है जो हम करना चाहें लगभग वैसा ही कर पाते हैं। और ये पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी के का आशीर्वाद है कि जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, तो जनरली हमें जवाब ये आता है कितने ही चाहिए। हम बोलते हैं एक, तो बोलते हैं दो ले लो। तो ये बड़ा अच्छी वाली बात रहती है, इतनी ज्यादा जब आपको लिबर्टीज होती है तो बहुत बढ़िया वाला काम कर लेते हैं। और जो इक्विपमेंट्स अकेले काम नहीं करते, आपको उनके साथ साथ आपको साइंटिस्ट की टीम भी चाहिए होती है। तो हमारे पास लगभग, जैसे अभी बताया जी ने, 500 साइंटिस्ट हैं, जिसमें लगभग 200-250 पीआरएफ टीम में काम करते हैं। वो ग्लोबली ट्रेंड है, दुनिया में अलग अलग हिस्सों से ट्रेनिंग करके आए हैं, पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट करके आए हैं, जिन्होंने अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो सब हमारे यहाँ हैं। चाहे आप यूएस के देखें, चाहे आप यूरोप के देखें, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, मिडिल ईस्ट के, भारतवर्ष के तो हैं। तो लगभग हमारे पास अभी ऐसे लोग हैं जो 18 अलग अलग नेशनलिटीज में ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि विज्ञान के हर एक पर्सपेक्टिव को हर एक देश के हिसाब से देख के आते हैं और उसको फिर हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हमारा मिशन है, पूरी संस्था का मिशन है, ऐसे ही पीआरएफटी का एक मिशन है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का एक मिशन है, कि हम चाहते हैं वी एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ और उनकी लाइफ की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की लाइफ अच्छी हेल्थ के साथ सबको मिले, ये हमारा मिशन है। और इसके लिए जो हमारा विजन है वो ये है कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास हमारे प्राचीन ऋषियों का ज्ञान है, जो पूरे बहुत ही बेतरतीब तरीके से यहाँ वहाँ है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे ऋषियों की शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। श्रुति परंपरा पे हम लोग ज्यादा भरोसा रखते थे, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके उसको स्ट्रक्चर करके, और जो हमारी एक अच्छी हिस्ट्री है मेडिसिनल प्लांट की, उसको एक साथ जोड़ के एक फनल के तौर पे अगर हम उसे आगे बढ़ाएं, चाहे उसमें विजडम हो, मॉडर्न प्रैक्टिस हो, स्कोप ऑफ डिलीवरी हो, क्वालिटी के साथ बात हो, और फाइनली हम पहुंचे जो एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम हो। मतलब कि आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम हो जिसकी पहचान सिर्फ भारतवर्ष में ना हो, भारतवर्ष के बाहर भी हो। तो ये हमारे विजन है, और वहां पहुंचने के जो रास्ते हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजी है, जो कार्य करने का तरीका है, वो ऐसा है कि हम शुरुआत किए थे लगभग 1995 में, जब पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने दिव्य फार्मेसी की स्थापना की थी। पूरा प्रोसेस इनिशिएट हुआ, चलते चलते अब ट्रांजिशन के साथ साथ अभी हम एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पर हैं, जहां पे हम इस वक्त इनर्जाइज वर्कफोर्स के साथ, इग्नाइटेड थॉट के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवरी दे रहे हैं, और पहुंचने वाले हैं इस जगह जिसको हम बोलते हैं एपिटोम ऑफ सक्सेस, एक्सीलेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, जहां यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा हो, कि भारतवर्ष की बाउंड्री के बाहर भी आयुर्वेदा को उतना ही पहचाना जाए जितना किसी और मेडिसिन सिस्टम को पहचाना जाता है। ये एक ऐसा वाला थॉट है, वो लगभग हमारी टीम में हर किसी को ड्राइव करता है। जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न सिस्टम की, किसी को बुखार आता है तो लोग पैरास्टामोल, क्रोसिन खाते हैं, डोलो खाते हैं, वैसा ही ऐसा ही पहचान पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद की औषधियों का हो, कि बुखार आए तो सबसे पहले फीवोग्रिड याद आए, या तो अब्बल बुखार आए ही नहीं, और आए तो फीवोग्रिड खाएं। आयुर्वेद की जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले लोग उसके बारे में सोचें, पहचानें और इस्तेमाल करें। ये हमारा फाइनल स्ट्रेटजी है, और हमें पक्का ऐसा लग रहा है कि हम कुछ सालों में वहां पहुंचने वाले हैं। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो एक बात होती है कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं, किस तरीके का हम काम करते हैं। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि आप अपने बड़े मायके में हैं, यहाँ आपको सब्जी भी नहीं काटनी है, ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि भाई ये आप बढ़िया कर रहे हैं, और ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस है। जैसे घर में काम करने के तरीके हैं, घर में भी सब पहले सब्जी आएगी, धोई जाएगी, काटी जाएगी, छोंक के बाद में खाई जाएगी, और जो बचेगी फ्रिज में रखी जाएगी। तो पूरे एक प्रोसेस है। ऐसे ही साइंटिफिक वर्ल्ड के अपने प्रोसेसेस होते हैं, कि आप जो काम कर रहे हो उसके काम करने का प्रोसेस कैसा है, और वो प्रोसेस तय करता है कि आप किस तरीके की फैसिलिटी में काम कर रहे हो। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे ये सब प्रोसेस, ये सब हमारे
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो काम करने के तरीके हैं वो वर्ल्ड की किसी भी लैब के तरीके से सुपीरियर हैं। सब एक साथ एक जगह हैं और जो एक बहुत बड़ी वाली बात है, चाहे हम काम कर रहे हो एनिमल्स के ऊपर, चाहे हम काम कर रहे हो सेल्स के ऊपर, चाहे हम कर रहे हो ह्यूमन ट्रायल्स, या हम केमिस्ट्री कर रहे हो या हर्बल गार्डन रन कर रहे हो, हर तरफ एक पैरामीटर्स है, एक प्रोसेस है, एक क्वालिटी का प्रोसेस है जिसको पूरी लैब बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है। अब बात आते हैं सेगमेंट के ऊपर, जहां पूरा पूरा हमारा जो रिसर्च फाउंडेशन है उसके अलग अलग हिस्से हैं। आज हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की। आपकी सुबह बहन बेपिला जी से ही बात हुई होगी, जिन्होंने थोड़ा सा हर्बल रिसर्च के बारे में बताया होगा। वो भी कंपोनेंट सब इसी रिसर्च फाउंडेशन के तहत आता है। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो ड्रग डिस्कवरी आप सब लोग समझते हो ना। तो ड्रग डिस्कवरी का मतलब ये हुआ कि हम जो दवाइयों की खोज करते हैं, मतलब आज के टाइम पे जो औषधि हैं वो आज से शायद 10 साल पहले नहीं थी, हो सकता है उससे 20 साल पहले उनका कोई नाम भी नहीं जानता होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नई नई खोजें होती रहती हैं। दवाइयों के क्षेत्र में भी जो खोजें हैं, जो उनका आविष्कार है या उनका जो इस्तेमाल है, वो भी हर बार नया होता रहता है। आयुर्वेदिक दवाइयों के क्षेत्र में जो ड्रग डिस्कवरी है वो आई थिंक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से बढ़िया पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ या मेरी पूरी एक टीम है, क्योंकि मैं दुनिया भर के और लैब्स को भी देखा हूँ। जैसे कि फार्मा में आप देखते हो अलग अलग टाइप की लैब्स होती हैं, वहाँ काम होते हैं, उसी टाइप के सेटअप्स, उसी टाइप के प्रोसेसेस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हैं। और पूरे सिस्टम को आप देखो तो आप अलग अलग तरीके से उन्हें अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन विवो बायोलॉजी, जहां हम काम करते हैं एनिमल्स के साथ, थोड़ी मैं आपको उनके पिक्चर भी दिखाऊंगा। इन विट्रो बायोलॉजी, जहां हम काम करते हैं सेल्स के साथ, जो ह्यूमन सेल्स हैं, इंसानों के सिर से लेके पैर के नाखून तक हर एक ऑर्गन अलग अलग तरीके से सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स का अलग अलग तरीके से हम अपने लैब में कल्चर कर लेते हैं और उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पूरा सेल बायोलॉजिकल जो काम है वो इन विट्रो बायोलॉजी में होता है। उसके बाद हर्बल केमिस्ट्री, जहां हम दवाइयों की एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, प्लांट्स के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या है, कितना कितना है, नेचर ने कौन कौन से कंपोनेंट उनके अंदर पैक किए हुए हैं। और फिर माइक्रोबायोलॉजी, जहां हम इन्फेक्शन वाले काम करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंक्शन और हमारा होस्ट रिस्पॉन्स, कि हमारा सेल, हमारा शरीर एक इन्फेक्शन को कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और फाइनली क्लिनिकल रिसर्च के ये जो औषधियां हैं उनको जब हम रोगियों को देते हैं तो रोगियों के अंदर वो बीमारी कैसे, कितनी और किस मात्रा में ठीक हो रही होती है, वो सब काम क्लिनिकल रिसर्च में होता है। तो आप जो फोटो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये कुछ हमारी वो टॉयज हैं। ये जो आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की थोड़े थोड़े ये फोटोज हैं, लगभग सब नहीं है, ये शायद 4 या 5 दिखा रहे हैं, ऐसे लगभग सैकड़ों में है कि जो हाई एंड मशीनरी है। ये आप देख रहे हो ये LCMS है, ये बताता है एक पौधे के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये सेल बायोलॉजी लैब्स हैं, ये एनिमल हाउस के फोटोज हैं जहां हम एनिमल रखते हैं, ये बायोकेमिकल लैब्स हैं, ये GCMS हैं, बहुत सारे हैं। आप लोगों को बहुत कुछ है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। पर ये छोटे से एक हमारे टॉयज हैं जिसको लेके हम बहुत सारा काम करते हैं। और ये हमारी जो लैब्स है जो मैंने आपको बताया, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, इन विवो बायोलॉजी हो, जहाँ एनिमल्स में काम करते हो, हर्बल केमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ जहाँ टेस्ट करते हैं इन विट्रो बायोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल रिसर्च, और ये सब टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे पास वहां पे हैं। इन सब का हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि दवाइयां कैसे काम कर रही हैं, कौन सी दवाई का कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, और इनके लिए हम टेस्ट करते हैं एनिमल मॉडल्स पे, जो आपको अगले स्लाइड में दिखाई देंगे। ये हमारे वो वाले एनिमल मॉडल्स हैं जिन पे आजकल हम लैब में काम करते हैं। तो मैं हौले हौले कुछ आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है अभी, ये जो सांप जैसी संरचना है, ये सांप नहीं है। मतलब हम काम कर रहे हैं कुछ एनिमल्स पर जिनको हम सी एलिगेंस कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे एनिमल हैं, इनका साइज लगभग 1 मिलीमीटर के लगभग है। मतलब कि जो इनकी लेंथ होगी वो नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देती है, ये ट्रांसपेरेंट्स हैं। तो अभी आप देखें सी एलिगेंस के ऊपर, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इंसानों के मुकाबले लगभग आप देखें तो 68%, 68% तक जीन्स की होमोलॉजी होती है। मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इन वर्म्स के अंदर पाए जा सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम लगभग 21 दिन का होता है और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो आजकल हमारे बहुत सारे रिसर्च फाइंडिंग सी एलिगेंस के साथ आ रहे होते हैं। ये चलते ही बहुत शानदार तरीके से हैं। शानदार को क्या बोलते हैं? एलिगेंट। तो ये एलिगेंट है इसलिए इनका नाम एलिगेंस है।
इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये है जीब्रा फिश। ये लगभग 1 इंच से लेकर 1.5 इंच लंबी एक फिश होती है। इसके शरीर के ऊपर जीब्रा जैसी लाइनें होती हैं और ये भी देखने में बहुत क्यूट और बहुत बढ़िया होती है। सब बातें बहुत आसानी से मानती है। इनके ऊपर भी हम बहुत सारा काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ओवेरियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और वो जो एक्सपेरिमेंट थे वो सब हमने जीब्रा फिश के ऊपर किए थे। और फिर आगे आते हैं माइस। ये जो बिल्कुल लाइन से चलते जा रहे हैं, ये वो वाले माइस नहीं है जो घर में घूमते हैं, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। जैसे इंसानों में बहुत सारे वर्जन होते हैं, ऐसे चूहों में भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। तो ये जो है ये माइस हैं और ये यहाँ पे रैट हैं। तो शायद हिंदी में रैट को तो चूहा कहते हैं, माइस को शायद चूहिया कहते हैं, पर ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और इनके ऊपर हम बहुत सारे वाले काम करते हैं। दुनिया भर के जो रिसर्च अब तक हम पब्लिश कर रहे हैं वो सब रैट और माइस के ऊपर हो रहा है। और इसके बगल में ये भाई साहब हाथ हिला के आपको बुला रहे हैं, इनका नाम हैमस्टर है। ये वास्तव में ऐसे हाथ नहीं हिलाते हैं, इनको एआई का इस्तेमाल करके हाथ हिलाने के लिए मजबूर किया गया है। तो ये हाथ हिला रहे हैं। रियल में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं। गिलहरी से थोड़े से बड़े होते हैं, पूंछ भी थोड़ी उनसे छोटी होती है। ये ओबेरियन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ओबरी के जो एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए इनका इस्तेमाल काफी सारा किया जाता है। और बगल में जो है ये है गिनी पिग्स। गिनी पिग्स चूहों से थोड़े बड़े और खरगोश से थोड़े छोटे होते हैं। इनको भी हम अपने लैब में रखते हैं। इनकी भी पूरी कॉलोनी हमारे पास है। ये थोड़े से डरपोक होते हैं, इनके पास आप जोर से ताली बजा दो तो इनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ बजाओ बजाओ, अच्छा रहता है। इनके पास ताली बजाओगे तो बेचारे डर जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बेखट के बजाते रहिए। और उसके बाद रैबिट्स। तो जो रैबिट्स हैं ये थोड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, इनको मेंटेन करना थोड़ा सा ज्यादा टीडियस होता है, पर हम काफी सारे स्किन वाले एक्सपेरिमेंट इनके साथ करते हैं। और इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर होती हैं। तो जितने भी आई रिसर्च के काम हैं वो भी हम रैबिट्स के साथ करते हैं। जो हमारी नई दवाइयां हैं जैसे कि आई ग्रेट आई ड्रॉप जो है, उसका भी टेस्टिंग हमने इन्हीं एनिमल के साथ किया हुआ है। इसके अलावा हम 2 और टाइप के एनिमल पे काम करते हैं, मंकी एंड डॉग्स। वो हम अपने लैब में यहाँ नहीं करते, वो हम जो हमारी पार्टनर लैब्स हैं वहां पे हम ये काम करते हैं। कुछ काम हम भारत की लैब में करते हैं, कुछ काम हम भारत के बाहर भी करते हैं। तो जो पूरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है औषधियों को लेके, उन सब की टेस्टिंग का जो भी तरीका पॉसिबल है वो सब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में किया जाता है। और फिर हम कौन कौन सी बीमारियों पर काम करते हैं, यहां से शायद एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट स्लाइड है, काफी लोगों को याद नहीं रहेगी। तो आप उसको ध्यान से देखो। और ये बहुत बढ़िया वाली स्लाइड है और काफी बीमारियों का नाम यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये भी है कि कौन सी बीमारी किस बीमारी के क्लास में आती है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं, सूजन की बात कर रहे हैं, कि लगभग हर एक बीमारियों के बेस में सूजन होती है। तो उसकी जो अलग अलग बीमारियों के तरीके हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, सोरियासिस है, तो इन सब का पूरा सम्मिश्रण है, उन पे हम काम करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लिवर सिरोसिस, हेपेटिक डैमेज, किडनी डिजीज, डिस्लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कम होना, वो सब इसमें आता है। कैंसर्स में हम आजकल काफी सारा काम कर रहे हैं, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, इन पे काफी सारा काम आजकल है। और जो नई औषधियां हैं उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। न्यूरो साइंस में आते हैं आपके लर्निंग एंड मेमोरी। जैसे कि आप यहाँ सब बैठे हो, आप ये सब देख रहे हो, आपको बहुत कुछ लर्न हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। पर आप जैसा एग्जाम में लिख के आओगे वो बताएगा कि मेमोरी कितनी याद हो रही है। तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है लर्निंग एंड मेमोरी का, ये बहुत क्रिटिकल है। जो पूरा ब्रेन हमारा काम करता है, चीजों को सीख के वापस अच्छे तरीके से बता पाता है, उसमें जो औषधियां हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उनके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। और जो इसमें एक और कंपोनेंट है स्ट्रेस एंड कॉग्निटिव फंक्शन, तो वो जो है वो भी न्यूरो साइंस के तहत आता है। और आज के टाइम पे जनरली स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं, कुछ इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, कुछ सोशल स्ट्रेसेस हैं। उन सबको मैनेज करने के लिए वो हम कैसे काम करें, कैसे इसको रेगुलेट और कंट्रोल करें, वो भी हम इसी तहत करते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब कि चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, या फिर उनके प्रति हमारा रेस्पॉन्स हो, उन सबका मेजरमेंट हम इस बिलिंग के तहत करते हैं। तो बेसिकली 5 बड़े बड़े थेरेपेटिक एरिया हैं
मतलब थेरेपेटिक एरिया का मतलब ऐसे बड़े एरिया जहां पे हम अलग अलग बीमारियों को रख सकते हैं। उसी के आधार पे साइंटिस्ट की एक्सपर्टीज सेट होती है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो इन्फ्लेमेशन पर अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कैंसर बायोलॉजी पर अच्छा करते हैं, तो उनके आधार पे हम काम करते हैं और जो रिसर्च के पूरे प्रोटोकॉल हैं वो वैसे ही डेवलप किए जाते हैं और इनको लेके फिर हम काफी कुछ डेवलप करते हैं। और पिछले 4 या आई थिंक 4 साल में 3 साल में 60 नई औषधियां हैं जिनका निर्माण, जिनका डेवलपमेंट, जिनका वैलिडेशन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जिनके नाम के अंत में ग्रेट लगा हुआ है। वो सब ग्रेट सीरियसली मेडिसिन भी इन्हीं थीम के हिसाब से डेवलप की गई हैं। और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बहन जी भी शुरू में आप सबको एडवाइस कर रही थी और जैसा उन्होंने कल भी बताया था कि रिसर्च के क्षेत्र में जो बड़ी चीज है वो है पब्लिकेशन। मतलब जैसे कि हमने ये एक अच्छा काम किया तो वो हमें ही पता है, और सब लोगों को कैसे पता लगेगा, और जो साइंटिस्ट फैटर्निटी है उनको कैसे पता लगेगा। या कुछ कुछ ऐसा समझिए जैसे कि महिलाओं में बहुत कॉमन है कि एक महिला कोई बहुत अच्छी साड़ी खरीद लेती है तो वो चाहती है मैं पहनूं, मेरे अलावा सब लोग देख के बताएं कि आप अच्छी लग रही हो, है नहीं है? किसको ऐसा लगता है? सबको लगता है ना? अरे ताली कम बज रही है, मतलब कम को लगता है ऐसा? नहीं। साड़ी रखिए, कोई अच्छी खाने की चीज या कोई अच्छी ज्वेलरी आप जब पहनती हैं और खरीदती हैं तो आप चाहती हैं जब हम इसको इस्तेमाल करें तो सब लोग कहें कि हाँ भी बढ़िया कर रहे हैं। इस बढ़िया करने को ही हम पीयर रिव्यू कहते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो उस चीज को पहचाने और अप्रिशिएट करें। साइंस की फील्ड में भी पीयर रिव्यू होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे काम का आउटपुट, हमारा डेटा, उसकी क्वालिटी और साइंटिस्ट कैसा मानते हैं, वो पीयर रिव्यू हो गया। तो इस मामले में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बिल्कुल महिलाओं की तरह बिहेव करते हैं। वो बताते हैं कि जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है और सब लोग उसे अच्छे से बता रहे होते हैं और इसमें कोई शर्म, कोई भी संकोच नहीं होता, खुलेआम पूछ रहे होते हैं हाँ भी बताओ कैसा रहा। तो ऐसा ही काम जब आप साइंटिफिक वर्ल्ड में आगे जाके करते हैं और अपने इस पूरे साइंटिफिक फाइंडिंग को एक पेपर के तौर पे लेके जाते हैं और अलग अलग जर्नल्स के पास भेजते हैं जो फेलो साइंटिस्ट को पीयर रिव्यू को भेजते हैं, उनके कमेंट लौट के आते हैं और फिर आप उसको पब्लिश कर पाते हो। तो एक लंबा प्रोसेस है, पर जितना ज्यादा, जितने अच्छे, जितने बढ़िया पीयर रिव्यू जर्नल में आप डेटा पब्लिश करते हो उतना अच्छा आपका साइंस माना जाता है। तो साइंटिफिक वर्ल्ड में अब तक, जैसे अभी बहन जी ने बताया था कि कोई 1 या 2 पेपर पब्लिश करते हैं तो वो बहुत दिन तक गौरव में या कुछ हद तक गुमान में बने रहते हैं कि हमने ऐसा वाला काम कर लिया। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पिछले 3 या 4 साल से इस काम में जुटा हुआ है और जो हमारी आजकल स्पीड चल रही है वो हम 1 महीने में 5 या 6 बड़े बड़े पेपर छाप रहे होते हैं और पिछले कई सालों में ये नंबर सैकड़ों में पार हो चुका है। अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक कैंसर बायोलॉजी का पेपर है जो हमने पब्लिश किया था फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में, जो एक बड़ी जर्नल में हमने पब्लिश किया था। जब हमने बताया था कि हम कैंसर पे, लंग कैंसर पे कैसे काकड़ा सिंगी के तहत विजय पा सकते हैं। और उसके बाद केमिकल कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लिनिकल रिसर्च के भी ऐसे सारे पेपर हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के भी बहुत सारे पेपर हैं, इन्फ्लेमेशन में तो थोक के भाव हैं। जस्ट खाली आपको दिखाने के लिए मैं कुछ फोटो लगाए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में 105 से ज्यादा बड़े रिसर्च आर्टिकल हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब क्वालिटी की और पेपर की कहाँ किस क्वालिटी हमने पब्लिश किया है, टोटल देखेंगे तो 500 से ज्यादा पहुंचता है और एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर 4 से ज्यादा पहुंचता है। ये ऐसे वाले नंबर है जिसके लिए ताली जरूर बजानी चाहिए। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जहां से मैंने शुरुआत की थी कि भाई रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। ये बात सबको याद थी? पहला जो स्लाइड था ना, सबको याद आ रहा है? तो वो ऐसा हम क्यों कहना चाह रहे हैं? तो इसका ऐसा है कि अगर हम बात करें दवाइयों की खोज की तो पिछले 200-250 साल से आयुर्वेदिक क्षेत्र में हमने कोई नई दवाई नहीं खोजी थी। जो हो रहा है पिछले 10-20 साल में हो रहा है, जब से स्वामी जी ने, आचार्य जी ने इस पे काम करना शुरू किया है। उससे पहले तक आप देखें तो 200-250 साल का ऐसा लंबा पीरियड था कि कोई भी नई औषधि आयुर्वेदिक फील्ड में नहीं आई थी। ये था कि हमें ये करना चाहिए था पर हम लोग नहीं कर रहे थे। एज ए सोसाइटी हम उतना नहीं कर पा रहे थे जितना हमें करना चाहिए था। वो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि समहाउ ऐसा लग गया था कि जो भी विज्ञान आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी के लिए बढ़ रहा है, जबकि विज्ञान एक ऐसी चीज है उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है।